Assalamu alaikum students. The topic that we are going to study today is work done in a gravitational field. It is from your chapter Work in Energy Physics Part 1. Work done in a gravitational field. बच्चे इससे पहले हम बात करें वर्क डन की ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन होता कैसे है हम ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर डिफाइन कर लें इन योर बुक इट सेज दैट when a body is placed in space surrounding the earth it experiences a force which is equal to its weight and is directed towards the center of the earth. अर्थ के गिर्द एक स्पेस या रीजन ऐसा है जिसमें आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो तो वो एक एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स को जो उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होती है और हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ उस फोर्स की डायरेक्शन होती है. अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करो तब भी इस फोर्स की डायरेक्शन यूँ सेंटर की तरफ है. अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को इधर प्लेस कर लो तब भी इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है. और ये जो स्पेस और रीजन है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को जब प्लेस करते हो वो इस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जो उसके वेट के इक्वल है. हम वेट को इसी तरह डिवाइन करते हैं ऐसी फोर्स जिससे ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, अर्थ के सेंटर की तरफ खींचती है. तो ये जो आपके पास स्पेस या रीजन है जिसमें ये फोर्स लगती है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस स्पेस या रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं. आपकी बुक इसको इस तरह से डिफाइन करती है. This space around the earth with which it exerts a force of attraction on other bodies is known as gravitational field. अर्थ के गिर्द वो स्पेस या रीजन जिसमें प्लेस कोई और ऑब्जेक्ट, आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर लो जिसे वो अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, इस स्पेस या रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं. बच्चे एक और कंसेप्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का. द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास ऑन अ बॉडी इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. किसी ऑब्जेक्ट पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी मास पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है किसी पॉइंट पे, वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है. आप इस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक ख़ास क्वांटिटी की लगेगी और अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को किसी और पॉइंट पे प्लेस करते हो तो उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक ख़ास क्वांटिटी की लगेगी. इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी ग्रेविटेशनल फील्ड की इस पॉइंट से अगर आप उसको कंपैरिजन करो. क्यों? क्योंकि आप जितना अर्थ की सेंटर की तरफ जाते हो उतना आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है और जितना आप अर्थ के सेंटर से दूर जाते हो उतनी कम होती है. तो ग्रेविटेशनल फील्ड आपके पास वेरी करती है डिस्टेंस के हिसाब से, तो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी वेरी करेगी. किसी मास पर किसी पॉइंट पे कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है. ऐसा यूनिट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का न्यूटन पर केजी है, न्यूटन फोर्स और केजी मास के लिए. अब कंजर्वेटिव फील्ड. बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ग्रेविटेशनल फील्ड को कहा जाता है कि वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है. कंजर्वेटिव फील्ड है क्या? उसके लिए दो कंडीशंस हैं. अगर वो दो कंडीशन फुलफिल होती हैं, अगर आपके पास कोई फील्ड इन दो कंडीशंस को फुलफिल करे, हम कहते हैं वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है. पहली कंडीशन हमारे पास ये है, if we carry a body in closed path in such a field total work done will be zero. और second condition है, in gravitational field the work done is independent of the path followed by a body in closed path. अब बच्चे क्लोज पाथ होता क्या है? एक सर्कल आपके पास एक क्लोज पाथ है. आप अगर किसी पॉइंट से मूव करते हो और आप आओ वापस उसी पॉइंट पे, तो ये आपने एक क्लोज पाथ में मोशन किया. इसी तरह एक रेक्टेंगल आपके पास एक क्लोज पाथ है. आप जिस पॉइंट से मूव करते हो आप अगर वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ तो ये आपके पास क्लोज पाथ है. रेक्टेंगल एग्जांपल है क्लोज पाथ की, स्क्वायर है, ये सारी मल्टीपल एग्जांपल हैं क्लोज पाथ की. कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती है कि इसमें आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हो तो टोटल वर्क डन इस पूरे क्लोज पाथ में मूव करने का आपके पास ज़ीरो आता है. और दूसरा पॉइंट ये है, ग्रेविटेशनल फील्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय बॉडी इन क्लोज पाथ. क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड आपके पास एक कंजर्वेटिव फील्ड है और कंजर्वेटिव फील्ड की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये इंडिपेंडेंट होती है पाथ फॉलोड की किसी क्लोज पाथ में. अगर आप इस तरह से मूव करते हो तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू सेम आएगी उस वर्क डन से अगर आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो. तो पाथ आपने कौन सा लिया है उससे वर्क डन पे फ़र्क नहीं पड़ता किसी कंजर्वेटिव फील्ड में. अब हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को कि वो कंजर्वेटिव फील्ड है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस कंडीशन को भी फुलफ़िल करे और इस कंडीशन को भी फुलफ़िल करे. अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इस कंडीशन और इस कंडीशन को फुलफ़िल कर देती है तो हम ये बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव
फील्ड है। बच्चे अब हम देख लेते हैं, हमने मैथमेटिकली इस पॉइंट को प्रूव करना है, हमने मैथमेटिकली इस पॉइंट को प्रूव करना है। फर्स्ट हम इस पॉइंट पे आते हैं। इसके लिए एक फिगर कंसीडर करो, आपकी बुक में फिगर 4.7। लेट अस कंसीडर क्लोज पाथ ए बी सी ए इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ए बी सी ए आपने क्लोज पाथ कंसीडर किए ग्रेविटेशनल फील्ड में। अ बॉडी ऑफ मास m एंड वेट w, ये है वो बॉडी जिसका मास m है और उसका वेट w है। इज़ कैरिड अलॉन्ग द क्लोज पाथ फ्रॉम सी टू बी। इसे हम इनिशियली, ये आपके पास सी पे था, इसे हमने सी से मूव करवाया बी की तरफ, एंड देन फ्रॉम बी टू ए, और फिर हमने बी से ए की तरफ इसे मूव करवाया। द एंगल बिटवीन डब्ल्यू एंड डी टू इज़ 90। अब हम पहले इस पाथ पे देख लेते हैं। जब आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, इसके बाद आपने वापस पॉइंट सी पे आ गए, तो ये आपके पास एक क्लोज पाथ बनता है। जब वो सी से बी में मूव कर रही थी, तो इस सी से पॉइंट बी के दरमियान की जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हमने D2 का है। जब आपके पास ऑब्जेक्ट ये है, ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स लगती है वो उसके वेट के इक्वल लगती है, तो यहाँ पे जो हम फोर्स कंसीडर करेंगे वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। वो कह रहा है पॉइंट सी से बी के दरमियान में एंगल D2 और फोर्स के दरमियान में कितना है, 90 डिग्री का। ऐसा ही है क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, और ये आपके पास D2 या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, तो इसके और इसके दरमियान का एंगल बनने वाला 90 है। वर्क डन का फार्मूला यही है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने यही देखना है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान में। यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटी हम जो फोर्स कंसीडर करेंगे वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। एंड देन द एंगल बिटवीन बी ए एंड डब्ल्यू इज़ 180। बी से ए जब आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँच जाएगा, जब वो बी से ए मूव करेगा, तो एंगल वेट के दरमियान में और D1 के दरमियान में और B to A जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसके दरमियान में कितना है, 180। कैसे? जब आपके पास ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो बीच में बनने वाला एंगल आपके पास क्या है, 180। द एंगल बिटवीन BA एंड AC इज़ थीटा। B to A और A to C के दरमियान में जो बनने वाला एंगल है वो थीटा है। अब बच्चे हमने मैथमेटिकली ये चीज़ प्रूव करनी है कि टोटल वर्क डन, मतलब ये वर्क डन भी, फिर इस पाथ में मूव करने वाला वर्क डन भी, और फिर जब वो इस पाथ से इस पाथ पे मूव करेगा तो यहाँ पे जो किया जाने वाला वर्क डन, जब आप इन्हें सम करोगे तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो हम ये बात कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। वर्क डन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। बच्चे ये दोनों इमेजेस आपकी बुक से हैं, इसे देख लेते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन एज वर्क डन बिटवीन C एंड B विल बी। पहले आप C to B के दरमियान में किया जाने वाला वर्क डन देख लो। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर आप इन दोनों का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लो तो आपके पास वर्क डन आ जाता है। W डॉट D टू W क्यों, यहाँ पे आपके पास जो फोर्स है वो क्या है, ऑब्जेक्ट का वेट। W डॉट D2, जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट खोलोगे, W D2 कॉस थीटा। वेट और D2 के दरमियान में जो बनने वाला एंगल है वो 90 है। कॉस 90 हमारे पास क्या होता है, कॉस 90 हमारे पास बच्चे 0 होता है। तो जब 0 से ये आपके पास सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी, आपका आंसर 0 आएगा। तो हम कहेंगे वर्क डन इन पाथ C एंड B वुड बी 0। उसके बाद हम देख लेते हैं वर्क डन बिटवीन पाथ B to A। अब आप ये देखो तो वर्क डन बिटवीन पाथ B to A हमारे पास W इंटू D1 या W D1 कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। इन दोनों के दरमियान में बनने वाला एंगल क्या था, 180। कॉस 180 हमारे पास होता है -1, जब वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -W D1। आपके पास पाथ BA में जो वर्क डन है वो कितना है, W माइनस D1। अच्छा बच्चे, ये नेगेटिव साइन से हमें ये बात समझ आती है कि इस वक्त किया जाने वाला वर्क डन आपके पास नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड और ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में उसके अगेंस्ट मूव कर रहा है। तीसरा हमारे पास है वर्क डन बिटवीन A एंड C विल बी पाथ A टू C। आपके पास A से C के दरमियान में जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हमने D कह दिया है। ऑब्जेक्ट का वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ये आपके पास फोर्स है या वेट है। एंगल W और D के दरमियान में बनने वाला थीटा है। अब W D कॉस थीटा, D कॉस थीटा आप अलग कर लो। अब इसे, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल को देखो तो ये आपके पास एंगल है थीटा जो AC और AB के दरमियान में बन रहा है। एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर,
ये आपके पास है हाइपोटेन्यूज और ये आपके पास बन गई बेस। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम देखते हैं आपके पास d1 इज इक्वल टू डी कॉस थीटा। आया कहाँ से? कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस हमारे पास है d1, तो d1 आपके पास ऊपर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ये है, इसकी वैल्यू क्या है d। तो ये आपके पास इक्वल आता है कॉस थीटा के। तो d जब इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। d cos थीटा की जगह d1 को हम रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में। देन इक्वेशन 1 बिकम्स w d cos थीटा की जगह d1 w d1। तो आपके पास वर्क डन आ गया है, पॉजिटिव वर्क डन है a2 इंटू d1। तो ये इसलिए एक पॉजिटिव वर्क डन है क्योंकि अब आपका ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है और ग्रेविटी भी उसे डाउनवर्ड ही खींच रही थी। अगर आप टोटल वर्क डन निकालो क्लोज पाथ ए सी बी ए में, तो आपके पास आता है वर्क डन इन फ्रॉम सी टू बी, देन वर्क डन फ्रॉम बी टू ए एंड देन वर्क डन फ्रॉम ए टू सी। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। सी टू बी हमने वर्क डन निकाला था 0, बी टू ए हमारे पास वर्क डन है -w d1। सिमिलरली वर्क डन फ्रॉम पाथ ए टू सी है w d1। ये आपके पास नेगेटिव है, ये आपके पास पॉजिटिव है। जब ऐड होंगे तो आपके पास टोटल वर्क डन क्या आएगा 0। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है और ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। अब जो हमारे पास दूसरी कंडीशन है, इन ग्रेविटेशनल फील्ड द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इन क्लोज पाथ। किसी क्लोज पाथ में वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है या किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए हमने अपनी इसी फिगर में दो पाथ बना लिए हैं। एक पाथ आपके पास ए टू सी है, इसे हमने पाथ 1 कह दिया है। दूसरा पाथ आपके पास ए टू बी देन बी टू सी है, इसे हमने पाथ 2 कह दिया है। अगर वर्क डन ए टू सी में जो आपके पास वर्क डन है वो उसकी मैग्नीट्यूड में जो वैल्यू है वो सेम आए इस वर्क डन के जो आपके पास पाथ ए टू बी एंड देन बी टू सी में है, तो आप कहोगे कि वर्क डन इंडिपेंडेंट है पाथ फॉलोड के। तो हम देख लेते हैं वेदर हमारे पास ये वैल्यूज़ इक्वल आती हैं या नहीं। इन work now consider another figure 4.8 let the body be displaced in gravitational field by two different paths। पहला आपके पास है वर्क डन इन पाथ 1 फ्रॉम ए टू सी में जब आप आओगे इन दिस केस वर्क डन, यहाँ पे टोटल वर्क डन डब्ल्यू टी इसलिए लिखा है क्योंकि यही आपके पास इस सिंगल पाथ में टोटल किया जाने वाला वर्क डन, सिमिलरली इस पाथ में टोटल किया जाने वाला वर्क डन। डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट डी डब्ल्यू डी कॉस थीटा फ्रॉम फिगर जो पहले हम कर चुके हैं। डी कॉस थीटा आपके पास d1 की इक्वल है, इसे रिप्लेस कर दें तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है डब्ल्यू डी वन पाथ ए टू सी में। दूसरा पाथ कंसीडर करते हैं ए टू बी एंड देन बी टू सी। जब आपके पास ऑब्जेक्ट ए टू बी के दरमियान में मूव कर रहा है तब देख लेते हैं वर्क डन विल बी डब्ल्यू डी वन कॉस 0 डब्ल्यू डी वन। कैसे? आपके पास जब ऑब्जेक्ट यहाँ मूव करेगा तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और d1 की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, बीच में बनने वाला एंगल 0। तो cos 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, मैक्सिमम वैल्यू है cos 0 की। जब आप 1 यहाँ पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा WD1। ये आपके पास एक पाथ फ्रॉम पाथ ए टू बी में है। अब पाथ बी टू सी को देख लेते हैं हम। इसमें जब आपके पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वेट हमेशा उसका डाउनवर्ड बनने वाला एंगल डी टू डब्ल्यू के दरमियान में 90 डिग्री। बी सी इज इक्वल टू डब्ल्यू डी टू कॉस 90 0 होता है, सारी इक्वेशन 0। अब आप इस वर्क डन को और इस वर्क डन को आपस में ऐड करोगे तो आपके पास टोटल वर्क डन इन पाथ 2 आ जाएगा। तो हमने ऐड किया डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी टू सी, डब्ल्यू डी वन प्लस 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू डी वन। तो इस पाथ में किया जाने वाला वर्क डन टोटल वर्क डन हमारे पास डब्ल्यू डी वन के इक्वल है। तो अगर हम इस इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें तो आपके पास आंसर डब्ल्यू डी वन की इक्वल आता है या वर्क डन इक्वल आता है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we conclude that work done on the body in between any 2 points in gravitational field is independent of the path followed by the body. Thus gravitational field is a conservative field। अब क्योंकि आप अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब हमने कंपेयर किया था तो हमने ये बात कंक्लूड की थी
कि दोनों में किया जाने वाला वर्क डन इक्वल आ रहा है, तो आपके पास दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होती है जो कंजर्वेटिव फील्ड की है। तो हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। और कंजर्वेटिव फील्ड की दो और एग्जांपल हो सकती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की। ये दोनों फील्ड्स ऐसी हैं जो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करती हैं और हम इन्हें भी कंजर्वेटिव फील्ड्स कहते हैं। तो कंजर्वेटिव फील्ड की फ़िलहाल हमारे पास 3 एग्जांपल्स हो गई हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बच्चे आज के टॉपिक में यही था हमारे पास, वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने इसमें ये चीज़ सीखी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, और ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, उसने दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल किया, और हमने वर्क डन निकाला ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो कैसे वर्क डन करेगा। ये हमारा आज का टॉपिक था। इससे नेक्स्ट टॉपिक एब्सोल्यूट एनर्जी वाला है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस को लेके, कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें एंड आई विल गेट टू इट। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर में जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है वो टाइमिंग की है कि आप लोग कह रहे हो कि मैं लेक्चर सुबह जल्दी अपलोड करूं। बच्चे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका लेक्चर सुबह जल्दी अपलोड हो जाए। थोड़ा इशू लोड शेडिंग का है जिसकी वजह से सुबह लाइट ना होने की वजह से आपका लेक्चर जल्दी अपलोड नहीं हो सकता। अगर यही कंडीशन इस तरह पर प्रजिस्ट की तो मैं आप लोगों का नेक्स्ट डे का लेक्चर एक दिन पहले अपलोड कर दूंगी रात के टाइम पे, ताकि जब आप सुबह उठो तो आप वो लेक्चर देख सको। थैंक यू।